नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र सैनी एक बार फिर आपके सामने बायोलॉजी का नया टॉपिक लेकर हाजिर हूँ। आरके एजुकेशन की तरफ से जो लॉकडाउन के अंदर शिक्षा के जगत में जो क्रांति लाई गई थी, वो क्रांति बहुत ही एक नया मोड़ ले चुकी है। आप सभी का प्यार और उत्साह के कारण आरके की फैकल्टी, आरके की टीम निरंतर बढ़ रही है और आगे की ओर इसका एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा होने वाला है। आपका सहयोग ऐसे ही बना रहे। तो मैं इसी उत्साह के साथ अपना पाचन तंत्र चल रहा था, तो पाचन तंत्र के सभी अंगों और ग्रंथियों के बारे में हमने विस्तृत अध्ययन किया था। हमने पढ़ा था कि पाचन तंत्र के कौन कौन से अंग होते हैं, पाचन तंत्र की कौन कौन सी ग्रंथियां होती है। मैं थोड़ा सा उसका रिवाइज या रिविजन कर देता हूं ताकि आपको उसमें वापस वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़े। हम उसकी समरी पढ़ लेते हैं। कैसे कि पाचन तंत्र की बात करें तो पाचन किसे कहते हैं कि सभी जीवधारियों के अंदर जो भोजन के अंतःग्रहण की विधि होती है, उसके भोजन के अंदर पाए जाने वाले जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको एंजाइमों की उपस्थिति या रासायनिक समन्वय की उपस्थिति से सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़कर अवशोषित करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। पाचन तंत्र में हमने पढ़ा था कि पाचन तंत्र के मुख्यतः अंग जो मुख से शुरू होकर मलाशय या गुदा तक होते हैं और मुख से शुरू होकर मलाशय तक एक यानी कि मुख गुहा से मलाशय तक एक लंबी नलिकाकार संरचना दिखाई देती है जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल या आहार नली कहते हैं। उसके अंदर मुख्यतः जो अंग आते हैं वो मुख है, ग्रसनी है, ग्रास नली है, आमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है तथा मलाशय है। ये सारे हमने क्या पढ़े थे, पाचन तंत्र के अंगों के बारे में पढ़ा था। तो साथियों, पाचन ग्रंथियों के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि जो पाचन ग्रंथियां होती है मुख के अंदर पाई जाती है लार ग्रंथियां और अपनी उदर गुहा में पाया जाता है अग्नाशय तथा यकृत। ये तीन मुख्यतः पाचन ग्रंथियां थी। आज उन्हीं पाचन ग्रंथियों और पाचन अंगों को सम्मिलित रूप से एक विधिवत सारणी से हम समझते हैं कि उनके अंदर क्या क्या प्रक्रियाएं और कार्य होती है और कौन से एंजाइम का स्रावण होता है, किस स्थान पर उनका कार्य स्थल होता है और कौन से अंग द्वारा वो स्रावित किए जाते हैं। तो ये अपना आज पाचन तंत्र का अंतिम चरण है, इसको आप अच्छे से समझे और मैं आशा करता हूं कि आपको पाचन तंत्र की सारी जो भी क्लास 10th लेवल की जो यहाँ पर वीडियो में बताई जा रही है वो सभी आपको समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रहा है तो इस नीचे कमेंट बॉक्स में हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए अपना फीडबैक जरूर लिखे, लाइक शेयर करते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे एक मैंने टेबल बनाई है, उसमें देखो अपने को पाचन ग्रंथि या अंगों का नाम लिखा है, उससे स्रावित होने वाले एंजाइमों का नाम लिखा है एक तरफ और एंजाइम क्या कार्य करते हैं उसका नाम लिखा गया है और एंजाइमों का कार्य स्थल क्या होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ आपके सामने अंग को लेकर या कोई भी। तो सबसे पहला अपना अंग है वो है लार, अंग या ग्रंथि है वो है लार ग्रंथि। क्या है? लार ग्रंथि। अपने को सबको पता है कि लार ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, मुख गुहा के अंदर पाई जाती है, बकल कैविटी के अंदर लार ग्रंथि पाई जाती है। लार ग्रंथियां तीन प्रकार की होती है, ये सब हमने पढ़ा था। लार ग्रंथि कौन सा एंजाइम स्रावित करती है? तो लार ग्रंथि स्रावित करती है टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है आपको। लार ग्रंथि कौन सा एंजाइम स्रावित करती है? टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम। यही टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम इसका मुख्य वर्क या फंक्शन क्या होता है? तो इसका मुख्य फंक्शन है बड़े या जटिल पोलर सैकराइड्स को छोटे पोलर सैकराइड के अंदर परिवर्तित करना। नॉर्मल सा ये इसका मुख्य कार्य याद रखें। ये बहुत ही आसान और सरल किस्म की या सरल विधि द्वारा एक टेबल बनाई गई है ताकि आसानी से आपको याद रहे। तो लार ग्रंथि या टाइलिन या एमाइलेज इसका मुख्य कार्य होता है पॉलीसैकेराइड को यानी कि बड़े और जटिल पॉलीसैकेराइड को छोटे और सरल पॉलीसैकेराइड के अंदर तोड़ना या विभाजित करना। इस लार ग्रंथि का जो कार्य स्थल होता है वो होता है मुख गुहा, बकल कैविटी के अंदर। इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी कि लार ग्रंथियां मुख गुहा के अंदर पाई जाती है। दूसरा अपना अंग होता है पाचन तंत्र का जिसे हम बोलते हैं आमाशय। आमाशय यानी कि जठर रसों का ये स्रावण करता है। तो आमाशय के अंदर मुख्यतः दो प्रकार के एंजाइमों का स्रावण होता है। एक तो होता है पेप्सिन एंजाइम और एक होता है रेनिन एंजाइम। देखो दो प्रकार के एंजाइम है तो दोनों का अलग-अलग कार्य होगा, ये निश्चित सी बात है। तो पेप्सिन एंजाइम का मुख्य कार्य होता है कि वो प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलती है। किसमें? प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलती है। तथा रेनिन एंजाइम का मुख्य कार्य होता है कि वो कैसीन को पैराकेसिन में बदलता है। हाँ, वही कैसीन जो बच्चों में दुग्ध के पाचन में मदद करता है, यही जो आप समझ रहे हैं वही कैसीन की हम बात कर रहे हैं। तो आमाशय जिसके अंदर जठर रसों का स्राव होता है, पहला एंजाइम पेप्सिन जो प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है, दूसरा एंजाइम रेनिन जो कैसीन को पैराकेसिन में बदलता है। तो निश्चित ही बात है कि ये दोनों प्रक्रियाएं होती है तो इनका जो कार्य स्थल या वर्क प्लेस होगा वो क्या होगा? आमाशय ही होगा। तो ये रहा इसका कार्य स्थल आमाशय। आमाशय के अंदर जठर रसों का स्रावण होता है। फिर हम बात करें अपना तीसरा अंग है
ग्रंथि है अग्नाशय। ये ग्रंथि, इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है पिछले वीडियो में, क्या कार्य करती है, क्या स्रावन करती है, कौन कौन कैसे इसकी संरचना होती है, हमने डिटेल में पढ़ा था। ये अग्नाशय के नीचे की तरफ पाई जाती है वगैरह वगैरह। तो तीसरी अपनी अंगीय ग्रंथि है अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन होता है, वो होता है एक तो एमाइलेज। कौन सा वाला हार्मोन? एमाइलेज। और दूसरा होता है ट्रिप्सिन, तीसरा होता है ट्राइमोट्रिप्सिन, चौथा स्रावित होने वाला एंजाइम है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, पांचवा है लाइपेज और छठा है न्यूक्लियस। ये 6 प्रकार के एंजाइमों का स्रावण अग्नाशय करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एमाइलेज। एमाइलेज वही है स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। किसमें? स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। मैं बात करूं यहां एमाइलेज की, तो एमाइलेज या एमिलेज एक ही बात है। ये एंजाइम क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। और दूसरा जो अपना एंजाइम है वो है ट्रिप्सिन एंजाइम। ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है। किसमें बदलता है? प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है। देखो, पहला एंजाइम था एमाइलेज, स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। दूसरा एंजाइम था ट्रिप्सिन, प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है। तीसरा एंजाइम है अपना ट्राइमोट्रिप्सिन, वही बात है, ये भी प्रोटीन को किसमें बदलेगा? पेप्टाइड में बदलेगा, यानी कि पाचन तंत्र की अलग-अलग क्रियाविधियों में ये कार्य करता है। पहला एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में, ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड में, ट्राइमोट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है। और चौथा आपका एंजाइम है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, जो पेप्टाइड को अमीनो एसिड या अमीनो अम्लों में बदलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे वाले जो तीनों मैंने बात की है, ये 3 प्रकार के जो एंजाइम्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको लेकर काफी बड़े लेवल के एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं, छोटे एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं। जो आप एग्जाम देते हो एनटीएससी वगैरह उसके अंदर आते हैं, टीपीसी में आते हैं, बड़े-बड़े लेवल के एग्जाम में भी इनके बारे में पूछा जाता है। तो हम बात कर रहे थे अपना चौथा एंजाइम है अग्नाशय द्वारा स्रावित किया जाने वाला, वो है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज पेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदलता है। एकमात्र ऐसा एंजाइम जो पेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदलता है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। फिर बात करें अपना पांचवा एंजाइम, वो है लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम का याद रखना कि ये वसा को किसमें बदलता है? मोनोग्लिसराइड या वसीय अम्ल के तो उसमें बदलता है। याद रखना, लाइपेज एंजाइम वसा को वसीय अम्ल या मोनोग्लिसराइड में बदलता है। और फिर अग्नाशय का अंतिम जो एंजाइम होता है वो होता है न्यूक्लियस एंजाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट और अपने आप में अलग पहचान रखने वाला एंजाइम है, जो क्या करता है? वो न्यूक्लिक अम्लों को न्यूक्लियोटाइड में बदलता है। न्यूक्लिक अम्ल कौन कौन से? डीएनए तथा जो आरएनए है उनको किसके अंदर बदलता है? तो डीएनए तथा आरएनए को न्यूक्लियोटाइड में बदलने का कार्य करता है। ये इंपॉर्टेंट है बहुत, और इसको याद रखना है कि न्यूक्लियस एंजाइम डीएनए तथा आरएनए को न्यूक्लियोटाइड में बदलने का कार्य करता है। तो हमने बात की थी अग्नाशय से स्रावित होने वाले एंजाइम। पहला एंजाइम था एमाइलेज या एमिलेज, स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। दूसरा एंजाइम था ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है। तीसरा एंजाइम था ट्राइमोट्रिप्सिन, ये भी प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है। चौथा एंजाइम था कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये पेप्टाइड को अमीनो एसिड में बदलता है। और पांचवा एंजाइम था लाइपेज, जो वसा को वसीय अम्ल या मोनोग्लिसराइड में बदलता है। और छठा और अंतिम और मोस्ट इंपोर्टेंट है न्यूक्लियस एंजाइम, जो न्यूक्लिक अम्ल या डीएनए आरएनए को न्यूक्लियोटाइड में बदलता है। अब अग्नाशय के द्वारा स्रावित होने वाले का जो भी सभी हार्मोन है, इनका कार्य स्थल यानी कि ये सभी एंजाइम जो स्रावित होते हैं, ये इन सब कार्य को कौन से स्थान पर करते हैं? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, अग्नाशय द्वारा स्रावित होने वाले जो हार्मोन होते हैं और उनका कार्य स्थल हमेशा क्या होता है? छोटी आंत होता है। अग्नाशय द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोनों का कार्य स्थल स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत होता है। ये तो थे अपने अग्नाशय के 6 हार्मोन। अब बात करते हैं अपना अंतिम क्या नेक्स्ट, इसके बाद एक और है यकृत। यकृत की बात करें तो पाचन ग्रंथि है एक प्रकार की, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। बात करें यकृत की तो यकृत अपने अंदर से एकमात्र एंजाइम या स्रावित एंजाइम है, उसका सीक्रेशन करता है, उसका नाम है पित्त लवण। ये लो पित्त लवण। आप सभी को पिछले वीडियो में पता, हमने यकृत के बारे में डिस्कस किया था, तो मैंने कहा था कि पित्त लवण का सीक्रेशन करता है। भाई पित्त लवण क्या करते हैं? वसा को वसीय अम्ल में बदलते हैं। ये इंपॉर्टेंट याद रखना, वसा को वसीय अम्ल में पित्त लवण बदलते हैं। यकृत की बात कर रहे थे, एकमात्र स्रावित एंजाइम पित्त लवण वसा को वसीय अम्ल में बदलता है और इसका भी कार्य स्थल क्या होता है? छोटी आंत होता है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है? अभी तक हमने पढ़ा है 4 प्रकार के अंग या ग्रंथियों के बारे में पढ़ा है। सबसे पहले पढ़ा था लार ग्रंथि, जो टाइलिन या एमाइलेज
एंजाइम का सीक्रेशन करती है। टाइलिन या एमाइलेज जो क्या करते हैं, पॉलीसैकेराइड यानी कि बड़े जटिल पॉलीसैकेराइड को छोटे पॉलीसैकेराइड में बदलने का काम करते हैं। इनका कार्यस्थल मुख्य गुहा होता है। दूसरा आता था आमाशय या जठररस। आमाशय या जठररस दो प्रकार के हार्मोन एंजाइम दो प्रकार के एंजाइम का सीक्रेशन करते हैं। पहला एंजाइम है पेप्सिन जो प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है, और दूसरा एंजाइम है रेनिन जो कैसीन को पैराकैसीन में बदलता है। याद रखना रेनिन बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी एग्जाम के ऊपर इसके ऊपर क्वेश्चन बन चुका है। आमाशय यानी कि जो जठररस होता है उनका कार्यस्थल होता है आमाशय ही होता है। फिर बात कर रहे थे हम अग्नाशय, एक प्रकार की पाचन ग्रंथि है। इसके अंदर 6 प्रकार के एंजाइमों का सीक्रेशन होता है। पहला एंजाइम है एमाइलेज, स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। दूसरा है ट्रिप्सिन, प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है। और तीसरा है ट्राइमोट्रिप्सिन, प्रोटीन को वो पेप्टाइड में ये भी बदलता है। चौथा है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये पेप्टाइड को अमीनो एसिड में बदलता है। और पांचवा है लाइपेज, ये वसा को मोनोग्लिसराइड या वसीय अम्ल में बदलता है। और छठा और अंतिम और मोस्ट इंपोर्टेंट है न्यूक्लियस एंजाइम जो न्यूक्लिक अम्ल या डीएनए या आरएनए को न्यूक्लियोटाइड में बदलता है। अग्नाशय द्वारा स्रावित होने वाले 6 हार्मोन, इन सभी का इंपॉर्टेंट एक वर्ड याद रखना कि अग्नाशय द्वारा स्रावित जो भी सभी 6 हार्मोन है उनका कार्य स्थल क्या होता है, छोटी आंत होते हैं। कार्य स्थल यानी कि ये सभी एंजाइम किस प्रकार कहां पर कार्य करते हैं, छोटी आंत पर काम करते हैं। और अपना नस अपनी ग्रंथि थी यकृत पित्त लवण का स्रावण करती है। और पित्त लवण वसा तथा वसीय अम्ल का वसा को वसीय अम्ल में बदलते हैं और इनका कार्यस्थल होता है छोटी आंत। तो अब हम बात करेंगे इसमें आगे कि अग्नाशय के अंग या ग्रंथियों के बारे में पांचवा हम लेंगे जो स्रावित एंजाइम कौन-कौन से होते हैं और कौन-कौन से इसमें कार्यस्थल होते हैं। अब हम कर लेते हैं पांचवा भाग, यानी कि हम पढ़ रहे थे पाचन ग्रंथि या अंगों से स्रावित होने वाले एंजाइम, उनके एंजाइम द्वारा होने वाले कार्य और कार्य स्थल के बारे में। हमने 4 के बारे में डिस्कस कर लिया था। हम बात करते हैं अंतिम अंग या ग्रंथि, ये अंग ही है, वो कौन सा है, छोटी आंत यानी कि आंतरिक रसों का स्रावण किया जाता है वो है। देखिए छोटी आंत द्वारा 7 प्रकार के आंतरिक रसों का स्रावण किया जाता है। 7 प्रकार के आंतरिक रस कौन से हैं उनको देखते हैं। पहला है आंतरिक रस या एंजाइम माल्टेज एंजाइम। माल्टेज एंजाइम ये क्या काम करता है, माल्टेज एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में बदलने का कार्य करता है। माल्टेज एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में बदलने का काम करता है। दूसरा एंजाइम है लैक्टेज एंजाइम जो लैक्टोज को ग्लूकोज में बदलने का काम करता है। देखिए हम बात कर रहे हैं छोटी आंत की आंतरिक भित्ति द्वारा स्रावित होने वाले एंजाइमों के बारे में। माल्टेज माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है, लैक्टेज लैक्टोज को ग्लूकोज में बदलता है, और सुक्रेज होता है वो सुक्रोज को ग्लूकोज में बदलता है। तो ऐसे 3 एंजाइम जो अपने अपने रसायनों द्वारा स्रावित होकर अंत में उत्पाद के रूप में ग्लूकोज को प्रदान करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, वो है माल्टेज, लैक्टेज और सुक्रेज। फिर बात करते हैं चौथा एंजाइम जिसका नाम है लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम वही है, लाइपेज एंजाइम वसा को किसमें बदलता है, या तो वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। लाइपेज एंजाइम वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। नेक्स्ट ये आ गया वापस न्यूक्लियस एंजाइम, लेकिन याद रखें न्यूक्लियस एंजाइम न्यूक्लिक अम्ल और न्यूक्लियोटाइड को किसके अंदर बदलता है, न्यूक्लियोसाइड व शर्करा के अंदर बदलता है। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, हम जब सर्कुलेशन वगैरह पढ़ेंगे उसके बाद अलग से एक टॉपिक लेंगे न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लिक एसिड, तो बताएंगे न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। तो न्यूक्लियस एंजाइम न्यूक्लिक अम्ल और न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड व शर्करा में बदलने का काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसको याद रखना। फिर बात करते हैं अपना डाइपेप्टाइडेज एंजाइम। डाइपेप्टाइडेज एंजाइम का कार्य होता है डाइपेप्टाइड को अमीनो अम्ल के अंदर बदलना। डाइपेप्टाइड को अमीनो अम्ल के अंदर बदलते हैं। और अपना अंतिम और 7वां एंजाइम है वो है फास्फेटेज एंजाइम जो न्यूक्लियोटाइड को नाइट्रोजन सार यानी नाइट्रोजन बेस तथा राइबोज में बदलता है। नाइट्रोजन बेस राइबोज इसके बारे में अपना जो पार्ट आएगा उसके अंदर हम डिस्कस करेगा। नॉर्मल से ही बात कर लेते हैं, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थायमिन वगैरह जो होते हैं नाइट्रोजन सार कहते हैं, और ये राइबोज वगैरह। तो हमने बात कर ली थी पाचन अंगों तथा ग्रंथियों की, 5 प्रकार के पाचन अंग ग्रंथियों के बारे में पढ़ा था, उनसे स्रावित होने वाले हार्मोन एंजाइम के बारे में पढ़ा था, और कार्य के बारे में पढ़ा था, और कार्य स्थल के बारे में पढ़ा था। तो इसका कार्य स्थल होता है छोटी आंत। ये सभी होते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अपने वर्क को कंप्लीट करते हैं, फंक्शन को कंप्लीट करते हैं, और ये 7 प्रकार के क्या पाया जाता है स्रावित एंजाइम। तो इसी के साथ अपना जो पाचन
तंत्र था वो यहाँ पर समाप्त होता है। हमने पाचन अंगों के बारे में पूर्ण पढ़ा, ग्रंथियों के बारे में पढ़ा और उनसे स्रावित होने वाले हार्मोन के बारे में, सॉरी एंजाइम के बारे में पढ़ा। तो इसके आगे अपना अगला तंत्र है वो है अपना श्वसन तंत्र। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हमने पाचन तंत्र पूर्ण कर लिया था और अपना दूसरा टॉपिक है और दूसरा तंत्र है जिसका नाम है मानव श्वसन तंत्र। देखो श्वसन तंत्र की बात कर रहे थे, उससे पहले मैं आपको श्वसन तंत्र की नॉर्मल यानी उसका ओवरव्यू बता देता हूँ। हमेशा याद रखना कि श्वसन की विधियां अलग होती हैं, कार्य की अलग होती है, तंत्र के भाग अलग होते हैं और श्वसन तंत्र का जो प्रोसेस यानी कि करने श्वसन की क्रिया का तरीका वो अलग अलग होता है। साइंस के अंदर इन सभी को अलग अलग भागों में पढ़ा जाता है। सबसे पहले आज हम डिटेल में डिस्कस करने से पहले मानव श्वसन तंत्र के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। उससे पहले इसमें एक शब्द आ रहा है श्वसन, जिसे रेस्पिरेशन बोलते हैं। श्वसन क्या होता है? इसकी अलग अलग बुक में जैसे जैसे लेवल बढ़ता है वैसे वैसे इसकी परिभाषाएं मॉडिफाइड होती रहती है। अगर लोअर लेवल की या निम्न किस्म की बात करें तो इसकी श्वसन की परिभाषाएं क्या हो सकती है कि शरीर के अंदर ऑक्सीजन तथा CO2 यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होना श्वसन क्रिया कहलाती है। श्वसन क्रिया की अगर अच्छे से और एक लेवल की परिभाषा की मैं बात करूं तो सजीवों द्वारा वायुमंडल से ग्रहण की गई ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण होकर एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करना तथा उसके साथ हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन वापस वायवीय तौर पर वायुमंडल में छोड़ने की जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं। और इस प्रक्रिया में एक प्रकार का अंगों का समूह या सिस्टम या तंत्र काम करता है, उसे हम श्वसन तंत्र कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज मानव श्वसन तंत्र के बारे में। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका डायग्राम जो बनाया है उसको थोड़ा सा मैं समझ देता हूँ ताकि आपको आसानी से पता चले कि हम इसमें क्या क्या चीजें और कौन कौन से भागों को पढ़ने वाले हैं। तो साथियों श्वसन तंत्र में देखो, सबसे पहले आपने सुना होगा कि हम अपने मुख से और नाक से, नासिका द्वारा दोनों से श्वसन कर सकते हैं या श्वसन क्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि मुख द्वारा ली गई श्वास नाक द्वारा ली गई सांस से मुकाबले क्या होती है? अशुद्ध होती है। यानी कि जो अच्छे से और शुद्ध प्रकार की जो श्वसन होती है वो किसमें होती है? नासिका द्वारा जो ग्रहण की गई वायु है उससे रहेगी। और जो अगर मुख से कंडीशन में अलग अलग कंडीशन में आपके स्थिति के अनुसार श्वास ली जाती है और वायु को अंदर किया जाता है। तो ये अपना श्वसन तंत्र का डायग्राम बनाया गया मानव श्वसन तंत्र का। इसका पहला भाग की मैं बात करूं तो नासिका यानी कि अपना जो नाक वाला एरिया है जो एक अस्थि से दोनों तरफ एक गुहानुमा स्ट्रक्चर से खुलता है जो आगे की तरफ ग्रसनी में लेके जाता है। और इसका दूसरा भाग में मैं बात करूं तो काफी लोग मुख को भी श्वसन तंत्र का हिस्सा मानते हैं, लेकिन एक बात मैंने पहले ही क्लियर कर दी थी कि मुख द्वारा हमेशा या समान परिस्थितियों में या अलग अलग कंडीशन में मुख द्वारा सांस नहीं ली जा सकती। केवल और केवल विषम परिस्थितियों में मुख द्वारा सांस ले सकते हैं, लेकिन मुख के अंदर पाए जाने वाले कीटाणुओं की वजह से जो श्वास अंदर जाएगी वो अशुद्ध रहेगी। तो इंपॉर्टेंट हो गया, नासिका द्वारा ली गई श्वास शुद्ध होती है मुख द्वारा ली गई श्वास के मुकाबले। क्यों? क्योंकि यहाँ पर श्लेष्म तथा रोम पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं जो हवा के साथ आने वाले धूल के कणों और कीटाणुओं को रोक लेते हैं। ठीक है। दूसरा अपना अंग रहेगा वो रहेगा ग्रसनी। ग्रसनी के बारे में हमने पाचन तंत्र में भी पढ़ा था ग्रसनी के बारे में, क्योंकि पाचन तंत्र में हमने पढ़ा था कि ये श्वसन तंत्र तथा पाचन तंत्र यानी कि आहार नाल और श्वसन ट्रैक्ट का एक सम्मिलित मिश्रण है। यहाँ से होकर भोजन भी गुजरता है और श्वास वायु भी गुजरती है। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर आ गया तीसरा अपना पार्ट लेरिंग्स, जो गले के अंदर पाया जाने वाला होता है, गुंडीनुमा चौड़ा भाग होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ से एलिमेंट्री कैनाल अलग और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि श्वसन जो नली होती है वो अलग हो जाती है, याद रखना। फिर इसका अपना चौथा होता है वो होता है श्वास नली, जो ये ब्लू कलर में मैंने बनाई ये श्वास नली आगे जाकर अपने दो भागों में अपने आप को समान दो भागों में विभाजित करती है। दोनों समान दो भागों में ये श्वसनी के रूप में विभाजित होती है और श्वसनी है जो दोनों फेफड़ों के अंदर जाती है, एक तरफ दाईं तरफ और बाईं तरफ। ठीक है। और श्वसनी का अंतिम सिरा क्या कहलाता है? श्वसनी का कहलाता है। तो इस प्रकार हम श्वसन तंत्र के सभी अंगों को डिस्कस करेंगे और फेफड़ों का जो डायग्राम है उसमें फेफड़ों की स्थिति के बारे में भी डिस्कस करेंगे। याद रखना फेफड़े दिखने में समान नजर आते हैं, लेकिन एक बड़ा और एक छोटा होता है। इसके अंदर बालियां अलग पाई जाती है, इसके अंदर श्वसनिकाओं का समूह अलग अलग प्रकार का पाया जाता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं। यानी कि श्वसन की जरूरत क्यों पड़ी? ये नॉर्मल सी बात है कि सजीवों को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और ऑक्सीजन शरीर के अंदर की कोशिकाओं तक श्वसन क्रिया द्वारा पहुंचती है। और शरीर के अंदर की कोशिकाओं द्वारा जो श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन पहुंचती है उनका ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा कोशिकाओं को कार्य करने में मदद करती है। तो कोशिकाओं को अपनी विभिन्न क्रियाओं के
संपादन है, जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए मानव है जो श्वसन क्रिया को करता है और इस श्वसन क्रिया को संपन्न करने के लिए मानव श्वसन तंत्र मानव के अंदर पाया जाता है। अब देखो, अगर ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो ऊर्जा किसके द्वारा मिलेगी? कि ऊर्जा मिलेगी अपने को ऑक्सीजन द्वारा। किसके द्वारा? ऑक्सीजन द्वारा। ऑक्सीजन द्वारा ऊर्जा मिलेगी। नॉर्मल सी मैं बात करूं तो ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन है, ये एंटर करेगी बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर मतलब किस सेल के अंदर? यानी कि डायरेक्ट और रेस्पिरेटरी अंग, यानी कि श्वसन अंगों के थ्रू कोशिकाओं के अंदर जाएगी। लेकिन ऑक्सीजन का कोशिकाओं तक पहुंचने, यानी कि यहां से वायुमंडलीय जो ऑक्सीजन है कोशिकाओं तक पहुंचने के दौरान उसके बीच में उसके विभिन्न चरण आते हैं। उन चरणों को मैं बात करूंगा। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस करना चाहूंगा। तो वायुमंडलीय ऑक्सीजन का कोशिकाओं तक पहुंचने तक इसका जो परिवहन होता है इसको मैं डिस्कस में करता हूं। पहले आपको डिटेल में बताता हूं। देखो, ऑक्सीजन जब भी अपने श्वसन अंगों द्वारा, श्वसन अंग कौन-कौन से होंगे? श्वसन अंगों की मैं बात करूं तो ग्रसिका, ग्रासनली, श्वसनिका, फेफड़े वगैरह जिसको बोलते हैं। श्वसन अंगों द्वारा फेफड़ों के अंदर स्टोर होती है या भरी जाती है। फेफड़ों के अंदर, फेफड़ों के नीचे की तरफ आपको पता है मध्य पथ या डायफ्राम पाया जाता है। यहाँ पर सूक्ष्म, बहुत ही सूक्ष्म रक्त कूपिकाएं पाई जाती है। यानी कि नलिकाएं नहीं, कूपिकाएं और नलिकाओं में बहुत अंतर होता है। नलिकाएं थोड़ी जिसका व्यास छोटा होता है और आकार बड़ा रहता है और लंबाई तक जाती है, वो नलिकाएं बोलते हैं। कूपिकाएं छोटी, व्यास बहुत ही कम, महीन। यानी कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो रक्त कूपिकाएं पाई जाएगी उनका बैरियर होगा 0.1 माइक्रोन, यानी कि न के बराबर बैरियर। यानी कि ऑक्सीजन डायरेक्ट रक्त के साथ संपर्क में होती है। तो यह सूक्ष्म रक्त कणिकाएं होगी, इसके अंदर क्या पाया जाएगा? रक्त या ब्लड। और ब्लड के थ्रू है जो ये ऑक्सीजन कहां पहुंचेगी? सेल में पहुंचेगी। अपने को ऑक्सीजन का, वायुमंडलीय ऑक्सीजन का कोशिका तक पहुंचने के बीच का चक्कर पड़ रहा है। यानी कि इसके बीच में क्या-क्या क्रिया होती है वो हम श्वसन तंत्र में पढ़ते हैं। तो ठीक है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा मिलती है ऑक्सीजन द्वारा। और ऑक्सीजन से क्या मिलती है? कोशिकाओं को एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा मिलती है। जैसे ही ऑक्सीजन द्वारा एटीपी का निर्माण किया जाता है कोशिकाओं में, तो वहां सर एक हानिकारक गैस का रिलीज होती है, वो निकलती है। हानिकारक गैस जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, जो मुक्त होती है। तो वापस रक्त आते समय कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ मिलाकर फेफड़ों तक लाता है और हम उसको वापस एक्सपेल आउट या छोड़ देते हैं। इसके अंदर क्रिया को हम डिटेल में पढ़ेंगे। याद रखना, ऑक्सीजन एक प्रकार का बंध बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बंध, क्योंकि हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बंध बनाता है। और ये बंध की वजह से, ये बॉन्ड की वजह से पहले तो रक्त के साथ ऑक्सीजन जुड़ी रहती है, वापस आकर ऑक्सी कार्बन डाइऑक्साइड बंध बन जाता है, ऑक्सीजन जुड़ जाती है और वापस नासिका द्वारा बाहर भेज दी जाती है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर मैंने बात की थी कि जो श्वसन क्रिया होती है उसके अंदर पाया जाने वाला जो श्वसन तंत्र होता है, उसके अंदर श्वसन तंत्र खुद अपने आप को 3 भागों में बांटता है: ऊपरी, निचला और श्वसन मांसपेशियां। ऊपरी मतलब कि ऊपर के भाग, नासिका, ग्रासनली, लैरिंक्स वगैरह है, जो ऊपर की तरफ, फेफड़ों के ऊपर की तरफ, अंदर की तरफ नहीं, ऊपर की तरफ पाया जाने वाला। निचला श्वसन तंत्र, फेफड़ों के अंदर वाला भाग, श्वसनिका, श्वसनी, श्वास नली वगैरह। और श्वसन मांसपेशियों की हम बात करें तो ये जो डायफ्राम यानी कि मध्य पट है, जो श्वसन, सांस को लेने और छोड़ने में मदद करता है। तो हम श्वसन तंत्र के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे और इसके पर्टिकुलर एक-एक पार्ट को लेकर डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए